गुड मॉर्निंग साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑनलाइन क्लासेज के क्रम में आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसे और कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। साथियों, हम स्थलों की बात कर रहे थे और स्थलों में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल जिसका संबंध राजस्थान से भी है और वो है कालीबंगा। यदि सिंधु सभ्यता का राजस्थान में कोई एकमात्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है तो वो कालीबंगा। यह स्थल साथियों घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी, पीलीबंगा तहसील, हनुमानगढ़ में स्थित है और सिंधी भाषा में इस शब्द का यानी कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियों का स्थान। और यदि इस स्थल की बात की जाए तो यह राजस्थान में सिंधु सभ्यता का सभी नगरीय विशेषताओं से युक्त कांस्य युगीन आदर्श शहरी केंद्र के रूप में स्वीकार्य है। साथियों, अन्य सिंधुकालीन नगरों की भांति यहाँ भी हमें दो टीले मिले। पश्चिमी टीला जहाँ दुर्ग टीला है, वहीं पूर्वी टीला नगर बस्ती टीला। और खास बात यह रही यहाँ की कि यह दोहरे परकोटे वाला एक दुर्लभ स्थल है। और यदि इस स्थल की सर्वप्रथम सूचना देने का श्रेय किसी को प्राप्त है तो वो है इटालियन मूल के एलपी टेसीटोरी को 1906 में। लेकिन इसकी पहली विस्तृत खोज का श्रेय साथियों अमलानंद घोष, जो एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक पद पर भी रहे, द्वारा 1953 में किए जाने का श्रेय है। और एक और विशेष बात कि आज़ादी के बाद यदि कोई सर्वप्रथम खोजा जाने वाला स्थल था तो वह कालीबंगा ही था। उत्खनन की बात की जाए तो उत्खनन इसका 1961 में ब्रजबासी लाल और बाल कृष्ण थापर द्वारा करने का उल्लेख है। चूरू मूल के इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा 1966 में रचित अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेस में कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी की संज्ञा दी और यह इस स्थल के बहुत ही महत्वपूर्ण होने का संकेत भी है। साथियों, अगर उत्खनन की बात की जाए तो यहाँ लगभग 5 स्तरों का उत्खनन किए जाने को उल्लेख है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ये 3 स्तरों यानी 3 चरणों के जहाँ साक्ष्य मिलते हैं, ये उन्हीं में शामिल एक विशेष इंडस साइट है। और यदि यहाँ की विशेषताओं की बात करें तो एक बहुत ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि यद्यपि सिंधु सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक समाज का सूचक था, यह भी उसी का भाग था, लेकिन यहाँ हमें किसी भी महिला मूर्ति का साक्ष्य नहीं मिलता। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ भी कृषि था, लेकिन व्यापार और वाणिज्य की समृद्ध परंपरा का साक्ष्य हमें यहाँ से मिलता है। और साथियों, यहाँ मेसोपोटामियाई बेलनाकार मुहरों का भी हमें साक्ष्य मिला है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिला है वो तो लोथल से मिला था, लेकिन हमें यहाँ भी बेलनाकार मुहरों का साक्ष्य मिलता है। लगभग 10 मीटर चौड़ी ग्रिड पैटर्न पर यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई हमें सड़कें मिली हैं, चौड़ी चौड़ी। और यदि भवन निर्माण की बात की जाए तो कालीबंगा में भवन निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ। कुछ इतिहासकारों ने इसे अपेक्षाकृत एक दीनहीन गरीब बस्ती माना है, लेकिन आधुनिक शोधों में ये मान्यता है कि ये जलवायु के प्रति एक सकारात्मक सोच के कारण संभव थे, क्योंकि एक अर्धशुष्क रीजन था, इसलिए यहाँ कच्ची ईंटों से निर्मित भवनों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। स्नानागार मिला है, अग्नि वेदियाँ यहाँ मिली हैं, कुओं के निर्माण
में पक्की ईंटों के प्रयोग हुआ। यानी साथियों यहाँ स्नानागार, अग्निवेदियों और कुओं के निर्माण में पक्की ईंटों के प्रयोग का हमें साक्ष्य मिलता है। और लेटर फेज का यानी अंतिम चरण में सड़क निर्माण तथा घरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लीपते हुए अलंकृत पक्की ईंटों का भी हमें साक्ष्य मिलता है। संभवतः पशु बलि के उद्देश्य से निर्मित हमें यहाँ 7 अग्निवेदियों का भी साक्ष्य मिलता है। लोथल की भांति यहाँ युगल समाधियों का मिलना सती प्रथा का सूचक था। सुव्यवस्थित नाली प्रणाली का यहाँ अभाव मिला है, लेकिन लकड़ी की नाली का दुर्लभ साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है साथियों। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि गंदे पानी की निकासी हेतु यहाँ अंडाकार या घेरदार कुओं का साक्ष्य मिलता है, और ये एक दुर्लभ पैटर्न था यहाँ गंदे पानी की निकासी का। बस्ती टीले के अंदर साथियों प्राक सैंधव यानी प्री हड़प्पन फेज के या फेज का हमें दोहरे जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। साथ ही 2 फसलों का भी साक्ष्य मिला है, गेहूं और जौ। ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना है। पासा के खेल की चौपड़ हमको मिलती है यहाँ। अंडाकार कब्रें हमको मिली हैं। तांबड़े से बने मनके मिले, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, बेल की खंडित मूर्ति, पत्थर का सिलबट्टा, कुम्हार का चाक, 2 मुंह वाला चूल्हा यानी तंदूर, टोटीदार प्याले, स्वास्तिक चिन्ह, कांसे का दर्पण, मूरों पर ओवरलैप्ड सैंधव लिपि मिली है यहाँ से। ऊंट की हड्डियां मिली हैं हमें यहाँ से, खजूर, और साथ ही साथियों खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का भी साक्ष्य हमें यहाँ से मिला है। और वही जो साक्ष्य नहीं मिलता, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है राजस्थान के संदर्भ में कि सैंधव सभ्यता के कालीबंगा स्थल से हमें क्या क्या नहीं मिलता, तो यहाँ भी लोहा नहीं मिलेगा, यहाँ भी हमें मंदिर निर्माण का साक्ष्य नहीं मिलता, घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिलता, शेर का साक्ष्य नहीं मिलता, युद्ध के अस्त्र शस्त्र नहीं मिलते, और नहर निर्माण का साक्ष्य नहीं मिलता। यद्यपि ये घग्गर अथवा सरस्वती नदी के किनारे का स्थल था। यहाँ भी भवनों के दरवाजे गली की ओर खुलते थे। कार्बन डेटिंग यानी C14 के आधार पर इसका जो मैच्योर फेज था वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व था, लेकिन अमलानंद घोष ने इसका मैच्योर फेज 2500 से 1500 ईसा पूर्व माना है, जो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। साथियों यहाँ अंतिम संस्कार की 3 विधियों का साक्ष्य मिलता है हमको, जिनमें पूर्ण समाधिकरण यानी टोटल बॉडी को समाधिस्थ करना कब्र में, आंशिक समाधिकरण यानी पहले शव को जंगल या एक सुनसान स्थान पर छोड़ना होता था, और उसके पश्चात जो शेष बचे जो शारीरिक अवशेष थे उनको समाधिस्थ करने को आंशिक समाधिकरण, जैसे कि साथियों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दादू पंथियों के यहाँ भी यही परंपरा मिलती है हमें। फिर दाह संस्कार कलश संस्कार, सर्वप्रथम शव को जलाया जाता था और फिर जो कठोर अवशेष या चिता के जो अवशेष मिलते थे उनको कलश में भरकर उनका संस्कार करते थे। ये कलश संस्कार था। और एक और खास बात, इस सभ्यता के पुरावशेषों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा 1983 में एक संग्रहालय, एक म्यूजियम की स्थापना का भी हमें उल्लेख मिलता है। यदि इस सभ्यता के पतन की बात करें कि इसका पतन कैसे हुआ, तो इतिहासकारों में इसके लिए प्राय 2 मत हैं। एक, यहाँ में भूकंप से दीवारों के जर्जर होने का साक्ष्य मिलता है, तो कई इतिहासकार भूकंप से इसके पतन को जोड़ते हैं, और कुछ इतिहासकार जिनमें DP अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल और रफीक मुगल प्रसिद्ध हैं, उनके अनुसार इस सभ्यता स्थल का पतन घग्गर अर्थात सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण हुआ। तो साथियों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल जिसका संबंध राजस्थान से, और आपको ये इसलिए
और अच्छे से पढ़ना है कि इससे संबंधित क्वेश्चंस राजस्थान के सारे एग्जाम्स में पूछे जाने की परंपरा रही है। अब यदि हम सैंधवकालीन मृद भांडों की बात करें, मिट्टी के बर्तन भांडों की बात करें, तो ये काले रंग की डिजाइन से युक्त लाल रंग के मृद भांड थे, यानी ब्लैक एंड रेड। साथियों, अर्थव्यवस्था की अगर बात करें सिंधु सभ्यता की, तो अर्थव्यवस्था में यद्यपि जो मुख्य आधार था अर्थव्यवस्था का वो तो कृषि था, लेकिन हमें यहाँ से स्थल व जल मार्ग द्वारा आंतरिक व विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार वाणिज्य की समृद्ध परंपरा का साक्ष्य मिलता है। और यदि आयात निर्यात में बात करें तो निर्यात में हमें सूती वस्त्र, हाथी दांत, इमारती लकड़ियां, मसालों आदि का साक्ष्य मिलता है। आयात की यदि बात करें तो संभवतः तांबा ये खेतड़ी से मंगाते होंगे, सोना चांदी यानी कोलार दक्षिण यानी कर्नाटक क्षेत्र से, अफगानिस्तान से, ईरान से आयात करने की परंपरा रही होगी। हरित मणि दक्षिणी भारत से, फिरोजा ईरान से, लेपिस लेजुली नीलमणि जिसको बोलते हैं, लाजवर्द मणि भी बोलते हैं जिसको, ये बदख्शा अफगानिस्तान से मंगाने की परंपरा थी। शिलाजीत साथियों हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से, शंख सौराष्ट्र गुजरात से, और मैंने जैसे बताया हरित मणि ये दक्षिणी भारत से। अब यदि सैंधव समाज की बात की जाए तो सैंधव समाज, जैसा कि हम चर्चा भी कर चुके हैं, संभवतः मातृसत्तात्मक समाज की पहली अवधारणा का सूचक था। घरों की बनावट तथा नगरीय जीवन की संरचना के आधार पर सैंधव नगरों में संभवतः 3 वर्ग के अधिवास होने का साक्ष्य मिलता है। पहला एक शासक वर्ग रहा होगा, तृतीय व्यापारी वर्ग, और एक मजदूर वर्ग। साथियों, सैंधव नगरों में हमें 3 वर्ग मिलते हैं, लेकिन कृषि की समृद्ध परंपरा का होना नगरों के चारों ओर कृषक एवं पशुचारी समाज के भी होने का हमें साक्ष्य देता है। और इसी क्रम में धर्म की यदि बात की जाए तो मंदिर को छोड़कर आधुनिक हिंदू धर्म की शेष लगभग सभी अवधारणाओं का आदिम रूप से साक्ष्य हमें सैंधव समाज में सैंधव काल में मिलता है, जैसे सूर्य पूजा, नाग पूजा, तुलसी, पीपल, कुबड़दार बेल, स्वास्तिक चिन्ह, एक सींग वाला गेंडा, ताबीज, गंडे आदि का विशेष महत्व रहा था इस समाज में, क्योंकि इनकी हमें प्रतीक रूप में, मूर्ति रूप में साक्ष्य मिलते हैं। साथियों, राजनीतिक व्यवस्था की बात की जाए तो लिखित साक्ष्यों से इसका ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये बहुत ही साइंटिफिक एनालिसिस के बाद इतिहासकारों ने इसके बारे में अपना मत प्रकट किया है और इसमें बताने का प्रयास किया है कि व्यापार वाणिज्य की जो समृद्ध परंपरा थी और जो आदर्शपूर्ण नगरीय व्यवस्था थी, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि संभवतः सैंधवकालीन राजनीतिक सत्ता व्यापारी अथवा महाजन वर्ग के हाथों में रही होगी, क्योंकि हमें प्राचीन काल में कालांतर तक भी यही परंपरा या इन्हीं जो प्रोफेशन के लोग थे उनके हाथ में सत्ता होने का साक्ष्य मिलता है। मुहरों का निर्माण यहाँ हमें सोप स्टोन सेल खड़ी से होने का साक्ष्य मिलता है, और मुहर निर्माण का जो उद्देश्य रहा होगा, सील जिनको हम बोलते हैं, वो व्यापारिक वस्तुओं के सत्यापन हेतु और इनका निर्माण करते थे। ये सर्वाधिक हमें 2000 लगभग जो मुहरें मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। इनकी मुहरें जहाँ वर्गाकार होती थी, वहीं मेसोपोटामियन मुहरें जो होती थी वो बेलनाकार सिलिंड्रिकल होती थी। और मुहरें
अपने आप में सैंधवकालीन शिल्प कला का अद्भुत साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं साथियों। मिट्टी की मूर्तियां यानी मृण मूर्तियां टेराकोटा पकी ईंटों द्वारा निर्मित होने का साक्ष्य मिलता है, जिनका उद्देश्य संभवतः बच्चों के खिलौने तथा पूजा की सामग्री का निर्माण करना रहा होगा। सैंधवकालीन शिल्प व सौंदर्य का भी हमें जो साक्ष्य मिलता है वो मृण मूर्तियों से, टेराकोटा इंडस्ट्री से भी मिलता है। अब यदि सैंधव लिपि की बात की जाए तो हम इसके बारे में ये चर्चा कर चुके हैं कि इसको अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी, और अनेक तरीके से डिजिटल से लेकर ट्रेडिशनल, और जो लिंग्विस्ट्स हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ इसके वाचन या अर्थ निकालने का प्रयास किया है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। साथियों, फिर भी ये मान्यता है कि ये पिक्टोग्राफिक भाव चित्रात्मक लिपि है, और अब तक मुहरों से हमें लगभग 417 लिपि चित्रों का साक्ष्य मिला है, और इनका जो लेखन था वो गोमूत्राकार, बुस्ट्रोफेडन जिसको बोलते हैं, सर्पाकार जिसको बोलते हैं, और जिसके लिए दाएं से बाएं वे बाएं से दाएं लिखने की परंपरा रही थी। और साथियों, इसको सर्वप्रथम पढ़ने का जो असफल प्रयास किया, वो प्रयास करने का श्रेय प्रोफेसर लॉरेंस ऑस्टिन वॉडेल को है 1925 में। यानी इसे सर्वप्रथम जो पढ़ने का असफल प्रयास किया, ये सवाल भी हमसे पूछा जाता है साथियों कि इसे सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था। तो वह किया प्रोफेसर लॉरेंस ऑस्टिन वॉडेल द्वारा 1926 में, यानी बॉम्बे सेंट जेवियर कॉलेज के प्रोफेसर फादर हेनरी हैरोस द्वारा इसे आदिम द्रविड़ भाषा की संज्ञा देने का उल्लेख मिलता है। ये सवाल भी हमसे पूछा गया है साथियों। अब यदि सैंधव सभ्यता के उत्थान एवं पतन की बात की जाए तो ये भी अपने आप में बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है, और इसके लिए इतिहासकारों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। और मैं पहले उदय संबंधी सिद्धांतों की अगर बात करूं तो साथियों, उदय संबंधी सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है मेसोपोटामिया से उत्पत्ति का सिद्धांत, और जिसको देने वाले थे प्रोफेसर या महान आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल। और उन्होंने ये माना कि सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो, उनका संबंध मेसोपोटामिया से था, बल्कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ये मेसोपोटामिया की ही एक कॉलोनी थी। साथियों, दूसरा जो मत देने का उल्लेख है वो अर्नेस्ट मैके द्वारा दिया गया, और उन्होंने ये माना कि सुमेरिया से पलायन कर आए थे ये लोग, यानी इन लोगों का संबंध सुमेरिया से रहा। और हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया का ही एक शहर सुमेरिया था। साथियों, इन्होंने बहुत ही बायस तरीके से अपने यानी पूर्वाग्रहों से अपने तर्कों को प्रस्तुत किया है, जबकि हम जानते हैं कि मेसोपोटामियन जो नस्ल थी लोगों की वो डिफरेंट थी, और सैंधव सभ्यता के लोगों की नस्ल डिफरेंट थी। जैसे मेसोपोटामिया में हमें मंदिरों का साक्ष्य मिला है, यहाँ नहीं मिला। मेसोपोटामियन लिपि को हम पढ़ चुके हैं, इसको नहीं पढ़ पाए। मेसोपोटामिया में नगरीय जो यानी जो अधिवास थे, जो नगरों का ढांचा था, उससे कहीं ज़्यादा मैच्योर और बहुत ही भव्य हमें नगरीकरण का साक्ष्य सैंधव सभ्यता से मिलता है। यानी हमें इन दोनों में कोई समानता नहीं मिलती। फिर पश्चिमी एशिया से उत्पत्ति मार्टिमर व्हीलर मानते हैं साथियों। फिर कुछ भारतीय इतिहासकारों ने वैदिक आर्यों से उत्पत्ति देने का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिनमें बीबी लाल, ब्रजबासी लाल, SR राव जैसे इतिहासकार शामिल हैं। लेकिन साथियों, एक तो दोनों के टाइम में डिफरेंस था, दूसरा वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी जिसे हम पढ़ चुके हैं। वैदिक आर्यों के अगर बारे में चर्चा करें तो वो लड़ाकू प्रवृत्ति के
लोग थे, जबकि हमने पढ़ा है कि सैंधव सभ्यता के लोग शांति प्रिय समाज की भांति थे। और एक अंतर बढ़ा कि वैदिक आर्यों की यदि बात की जाए तो वो लंबे चौड़े कद के लोग थे, जबकि सैंधव सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा कि सामान्य कद काठी के लोग थे। यानी ये तर्क भी कोई बहुत साइंटिफिक तर्क उनके बारे में नहीं हो सकता। साथियों, फिर कुछ इतिहासकार दक्षिणी भारत से इनकी उत्पत्ति का संबंध जोड़ते हैं, जिनमें इरावथम महादेवन और राखाल दास बनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हम उनके दक्षिणी भारत के लोगों की नस्ल संबंधी यानी एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च से चीज़ों को समझें तो ये तर्क भी कोई बहुत हद तक स्वीकार्य नहीं हो सकता। तो फिर क्वेश्चन है कि ये लोग फिर कहाँ से आए थे। और साथियों, ये बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि ये रिसर्च सबसे ज़्यादा मान्य भी है कि इनका संबंध सप्त सैंधव प्रदेश में ही पहले से व्याप्त ग्रामीण बस्तियों से था, जो अपने कालांतर में होने वाले आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों के पश्चात अंततः शहरों में तब्दील हुए, शहरों के रूप में परिवर्तित हुए। और ये बहुत ही यानी सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि इनका संबंध भारत की सप्त सैंधव प्रदेश में स्थित उन ग्रामीण बस्तियों से ही था, जो कालांतर में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के पश्चात और मैच्योर होकर शहरों में परिवर्तित हुए। और जैसे अमरी, साथियों, अमरी इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सोथी बीकानेर में इसका एग्जाम्पल है। और ऐसा सिद्धांत देने वाले जो इतिहासकार या पुरातत्वविद हैं, उनमें अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल यानी डीपी अग्रवाल है। तो साथियों, इनकी उत्पत्ति के संबंध में यद्यपि विवाद है, लेकिन वर्तमान में जो स्वीकार्य मत है वो है सप्त सैंधव प्रदेश से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब पतन के बारे में भी यदि चर्चा की जाए तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमें एक तो सीमित सामग्री मिली है, पुरातात्विक भी लिखित साक्ष्यों से हेल्प नहीं मिलती, तो पतन संबंधी सिद्धांतों के बारे में भी इतिहासकारों में विवाद है। और साथियों, अगर इन सिद्धांतों की बात करें तो उनमें पहला सिद्धांत है वैदिक आर्यों के आक्रमण द्वारा सभ्यता का पतन। क्योंकि ऋग्वेद में इंद्र हेतु पुरंदर यानी दुर्गों शहरों के नष्टकर्ता की संज्ञा दी है। और ऐसा सिद्धांत मार्टिमर व्हीलर ने दिया था। हमें ये ध्यान रखना है कि इनके जो तर्क है उनमें इनके निजी एफर्ट्स हैं, और ये संपूर्ण सैंधव सभ्यता के लिए मान्य नहीं हो सकते। तो इनके लिए शुरू में ही मैं ये कह सकता हूँ कि कम ज़्यादा प्रभाव से, कम ज़्यादा कारण रूप में इस सभ्यता के पतन के लिए संभवतः ये सभी कारण रहे होंगे। यानी सैंधव सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है। बहुत सारे कारणों द्वारा इस सभ्यता का पतन हुआ, और पतन होने में ये भी नहीं मानना कि ये नष्ट हो गई। पतन होने का अर्थ है कि जो इसका एक स्वरूप था वो डिस्टर्ब हुआ, यानी वो डिसेंट्रलाइज हुआ, और ये लोग माइग्रेट किए होंगे, कुछ नष्ट हुए होंगे, कुछ माइग्रेट किए होंगे, यानी इसका जो एक आदर्श स्वरूप था वो डिस्टर्ब हुआ। यही इसके पतन को इसी अर्थ में आपको समझना है। अब जैसे एक दूसरा तर्क दिया कि नदियों में बाढ़ द्वारा पतन हुआ, कुछ शहर नदियों के किनारे थे और वो बाढ़ से नष्ट हुए, ऐसा संभव था। और ऐसा नहीं है कि सब एक साथ बाढ़ से नष्ट हुए। तो इसको जो देने वाले हैं वो हैं एस.आर. राव और अर्नेस्ट मे के। साथियों, आज आपको पता है जलवायु बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे विश्व के समक्ष, तब भी रहा होगा मान लो। तो कुछ इतिहासकारों ने जलवायु परिवर्तन को माना, जिनमें अमलानंद घोष और ओरेल स्टाइन बहुत प्रसिद्ध है। ओरेल स्टाइन की बहुत फेमस पुस्तक साथियों है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती रही है, ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग विद द लॉस्ट सरस्वती रिवर। फिर
कुछ इतिहासकार पुरातत्वविदों ने पारिस्थितिकीय संतुलन को, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब होना माना है, जिनमें फेयर सर्विस, रफीक मुगल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये संभव है कि इतिहास में बहुत सारे सभ्यताएं, बहुत सारे शहर और बहुत सारे युग पारिस्थितिकीय संतुलन के कारण डिस्टर्ब या पतित होते रहे। फिर कुछ इतिहासकारों ने नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन को माना है, जिनमें माधो स्वरूप वत्स और प्रोफेसर लैम्ब्रिक बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात बिल्कुल सही है कि नदियां अपना लंबे समय के पश्चात मार्ग परिवर्तन करती रहती थी, करती रही हैं। तो इसलिए भी अधिवासों या बस्तियों के परिवर्तन हुए होंगे। तो आंशिक रूप से ये भी सत्य है कि नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन से कुछ शहर डिस्टर्ब हुए होंगे। फिर प्राकृतिक आपदा अथवा महामारी, और हम खुद कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती रही, महामारियां आती रही, ये इतिहास हमें बताता है। तो कुछ इतिहासकारों ने ये माना है कि प्राकृतिक आपदा अथवा महामारियों से ये सभ्यता नष्ट हुई, जिनमें दो बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, दयाराम साहनी और KUR केनेडी, जो रसियन मूल के थे। और इन्होंने ही मोहनजोदड़ो में हड्डियों से मलेरिया का साक्ष्य प्रस्तुत किया। तो साथियों, ये भी एक सिद्धांत है। और एक सिद्धांत है घग्गर अथवा सरस्वती नदी का सूख जाना, और ये धर्मपाल अग्रवाल, DP अग्रवाल ने दिया। यद्यपि ये तर्क या तथ्य सच है कि घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी सूखी, यानी इसका वर्तमान स्वरूप जो आज है उससे पहले ये बहुत ही एक जीवट या जीवंत नदी रही होगी, फिर इसका पतन हुआ। लेकिन क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब घग्गर नदी सूख रही थी, क्या तभी सैंधव सभ्यता के नगर नष्ट हो रहे थे? और फिर हम ये भी जानते हैं कि सरस्वती नदी का विस्तार क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र में हमें ये नदी मिलती है, और सैंधव सभ्यता का विस्तार हमें अधिक क्षेत्र में मिलता है। तो साथियों, घग्गर नदी का सूख जाना कुछ नगरों के लिए तो एक वैज्ञानिक तर्क हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सभ्यता के लिए नहीं। और सार रूप में यदि हम विश्लेषण करें तो सैंधव सभ्यता का पतन संभवतः अनेक बहुआयामी कारणों के परिणामतः हुआ होगा, जिसमें कम ज़्यादा प्रभाव उक्त सभी कारणों का रहा होगा। और फिर साथियों, ये सभ्यता का जो एक ग्लोरियस फेज था, वो अतीत के पन्नों में, इतिहास के झरोखों में फिर साथियों गायब हो गया। और आज हमें इसे भारत की प्राचीन गौरव गाथा के रूप में अध्ययन करते हैं। आज हम साथियों इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।